दोस्तों, कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं। आज हम सुनेंगे राजेश की खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी, जो उसके नजरिए से बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं। पिछले 12 साल से इस पेशे में हूं। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी की स्टीयरिंग एक दिन मुझे उस रास्ते पर ले जाएगी जहां से लौटकर इंसान वहीं नहीं रहता। हर रोज की तरह उस दिन भी सुबह जल्दी उठा था। पत्नी ने टिफिन तैयार किया, बच्चों को स्कूल भेजा और मैं ऑटो लेकर निकल पड़ा। जिंदगी मेरे लिए बहुत सीधी थी। बस सुबह से रात तक सवारी ढूंढना, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना और फिर घर लौट आना। कभी कभी थक जाता था, पर मन में एक संतोष था कि ईमानदारी से कमा रहा हूं। मुझे रात की ड्यूटी ज्यादा पसंद थी। शहर की सड़कों पर जब शोर कम हो जाता है, जब ट्रैफिक की जगह सन्नाटा फैल जाता है, तब ड्राइव करने का अपना ही मजा होता है। न कोई झगड़ा, न पुलिस की रोक टोक, बस मैं, मेरा ऑटो और वो खाली सड़कें। लेकिन रात जितनी खामोश होती है, उतनी ही रहस्यमयी भी। कई बार सवारियां ऐसी मिलती थीं जिनके चेहरे याद रह जाते थे, और कुछ ऐसी जिनका चेहरा कभी देखा ही नहीं। हल्की रुकावट, आवाज थोड़ी भारी होती है। हाँ, सही सुना आपने। कुछ सवारियां ऐसी भी होती हैं जो आती हैं मगर जाती नहीं। उस समय मेरी उम्र 40 के करीब थी। शहर के पुराने इलाके में रहता था। एक छोटा सा घर, किराए का। बीवी अक्सर कहती थी, राजेश, अब रात की ड्यूटी छोड़ दो, दिन में चला करो। पर मैं मानता कहाँ। कहता, रात की कमाई ज्यादा है। पर असली बात यह थी कि दिन के शोर में मेरा मन नहीं लगता था। मुझे रात की वो खामोशी भाती थी जिसमें सड़कें मानो किसी रहस्य की कहानी सुनाती थीं। ऑटो चलाते चलाते मैंने बहुत कुछ देखा था। शराबी जो किराया देकर सो जाते थे, झगड़ालू सवारियां जो गाली देकर उतर जाती थीं, और कभी कभी कोई बुजुर्ग या अकेली महिला जो चुपचाप बैठी रहती थी, जैसे किसी गहरी सोच में खोई हो। हर रात एक नई कहानी थी, पर उस रात की कहानी मेरे लिए आखिरी सामान्य रात साबित हुई। दिन भर ऑटो चलाने के बाद मैं रात के करीब 10:30 बजे लाजपत नगर के पास था। थोड़ा थक गया था, सोच रहा था कि अब घर चला जाऊं, पर तभी एक सवारी ने इशारा किया। काले कपड़ों में, सिर पर दुपट्टा और चेहरे का आधा हिस्सा परछाई में छिपा हुआ। वो धीरे धीरे ऑटो के पास आई और बोली, भैया, मुझे मेहरौली रोड तक छोड़ दोगे? आवाज में कुछ अजीब सा ठंडापन था, जैसे किसी ने बर्फ पर से गुजार दी हो। मैंने घड़ी देखी, रात के करीब 11 बज रहे थे। मेहरौली रोड थोड़ा सुनसान इलाका था, लेकिन किराया अच्छा मिल रहा था। सोचा, चलो, आखिरी सवारी है, फिर घर। मैंने हाँ कर दी। वो पीछे बैठ गई और ऑटो चल पड़ा। पहले 5 मिनट सब ठीक चला, पर धीरे धीरे सड़कें खाली होती गईं, रोशनी कम और सन्नाटा ज्यादा। मैंने शीशे में झांक कर देखा। वो औरत चुपचाप बैठी थी, चेहरा अब भी आधा ढका हुआ। मुझे लगा शायद थकी होगी, पर तभी मैंने नोटिस किया, वो पीछे वाली शीशे में दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने ऑटो थोड़ा धीमा किया, दोबारा देखा, कुछ भी नहीं। सीट खाली लग रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने गर्दन पीछे घुमाई और वो वहीं बैठी थी, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, राजेश, तू थक गया है, बस नींद का असर है। लेकिन मन के अंदर कुछ कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही चलते चलते हम पुराने कुतुब रोड के मोड़ तक पहुंचे। रात के 11:45 बज चुके थे। मैंने रेडियो चालू किया, पर उसमें सिर्फ खरखराहट आई, जैसे कोई आवाज बीच में रुक गई हो। तभी उस औरत ने पहली बार कुछ कहा, भैया, थोड़ा आगे, वहां बाएं मुड़ जाना। मैंने सिर हिलाया, पर ध्यान गया कि वो इशारा जिस तरफ कर रही थी, वहां कोई रास्ता था ही नहीं, सिर्फ घना अंधेरा। मैडम, उधर तो कुछ नहीं है, मैंने कहा। वो बोली, बस थोड़ा आगे, तुम चलो। उसकी आवाज में ऐसा अजीब सुकून था कि मैं मना नहीं कर सका। अब ऑटो उस सुनसान गली में था। दोनों ओर पेड़ों की छांव और बीच बीच में टूटी लाइट्स जो हवा के झोंकों से झिलमिलाती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे रात खुद मुझे देख रही हो। वो औरत अब भी चुप थी। मुझे लगा कुछ पूछूं, पर शब्द गले में अटक गए। और तभी पीछे से धूप की अगरबत्ती जैसी खुशबू आई, तेज, मीठी और अजीब। मैंने पलट कर देखा और लगा जैसे उसकी परछाई लंबी हो रही है, सीट से नीचे तक फैलती हुई।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डरूं या सोचूं कि सपना देख रहा हूं। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और तेजी से सड़क पार की। आगे जाकर गली खत्म हुई और सामने हाईवे दिखा। थोड़ी राहत मिली। मैंने शीशे में देखा, वो अब भी बैठी थी, पर इस बार उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। मैंने ब्रेक लगाया, ऑटो रुका, वो धीरे से उतरी और बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गई। मैंने सोचा शायद घर पहुंच गई होगी, पर तभी देखा पीछे की सीट पर कुछ पड़ा था। एक लाल रंग का दुपट्टा जो हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, पर जैसे ही उंगली छुई वो राख बनकर उड़ गया। मैंने सोचा शायद घर पहुंच गई होगी, पर तभी देखा पीछे की सीट पर कुछ पड़ा था। एक लाल रंग का दुपट्टा जो हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, पर जैसे ही उंगली छुई वो राख बनकर उड़ गया। उस रात के बाद मैं घर पहुंचा तो शरीर कांप रहा था। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। सुबह जब उठा तो ऑटो की पिछली सीट पर वही लाल दुपट्टा फिर रखा हुआ था। मुझे तब नहीं पता था कि वो दुपट्टा किसी और की याद नहीं, बल्कि किसी की अधूरी आत्मा का निशान है। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। वो तो बस शुरुआत थी, असली डर तो अभी बाकी था। सुबह जब मैंने फिर वही लाल दुपट्टा देखा तो समझ नहीं पाया कि वो वहां आया कैसे। रात को तो वो राख बनकर उड़ गया था, पर अब वो फिर उसी तरह तह किया हुआ पड़ा था, जैसे किसी ने प्यार से रख छोड़ा हो। मैंने उसे छूने की कोशिश की, पर इस बार वो बिल्कुल ठंडा था, जैसे बर्फ का टुकड़ा। पत्नी ने जब देखा तो बोली, ये कहां से आया? मैंने झूठ बोल दिया, किसी सवारी का छूट गया होगा। पर अंदर ही अंदर मेरा मन कह रहा था, नहीं राजेश, ये वही है। दिन भर मन बेचैन रहा। ऑटो चलाया, सवारियां उठाई, पर ध्यान कहीं और था। जब भी शीशे में खुद को देखता, पीछे की सीट पर किसी परछाई जैसी चीज दिखती और गायब हो जाती। शाम को दोस्तों के साथ स्टैंड पर बैठा था। एक साथी ने मजाक में कहा, राजेश, तू तो रात में भूत पकड़ने निकलता है क्या? सब हंसने लगे। मैंने भी हंसने की कोशिश की, पर गले से आवाज नहीं निकली। रात को फिर से सोचा कि आज नहीं निकलूंगा, पर कुछ अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई पुकार रहा हो। वही ठंडी हवा, वही रास्ता, वही जगह। मैंने बीवी से कहा, आज जल्दी लौट आऊंगा, और रात के 10 बजे फिर ऑटो लेकर निकल पड़ा। शहर की सड़कें खाली थीं, दिवाली बीत चुकी थी, पर कुछ जगहों पर लाइटें अब भी टिमटिमा रही थीं। हवा में एक अजीब सर्दी थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। मैंने रेडियो चालू किया, कोई पुराना गाना चल पड़ा, कहीं दीप जले, कहीं दिल, और तभी वो गाना अचानक बंद हो गया। बस खरखराहट और बीच बीच में एक महिला की धीमी हंसी। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। करीब 10:30 बजे लाजपत नगर के मोड़ पर एक सवारी का इशारा दिखा। मैंने गाड़ी रोकी और देखा वही औरत। वो बिल्कुल वैसे ही कपड़ों में थी, काले सूट में, सिर पर लाल दुपट्टा, जो अब मैं बहुत अच्छे से पहचान चुका था। मैं कुछ कह पाता उससे पहले वो बोली, भैया, मुझे फिर से वही जगह छोड़ दो। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। मैं कहना चाहता था नहीं, पर मुंह से निकला, बैठिए, जैसे किसी ने मेरी आवाज पर काबू पा लिया हो। जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। इस बार मैं डरकर नहीं, ध्यान से शीशे में देखने लगा। वो दिख रही थी, पर उसकी परछाई फिर भी नहीं। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, आप कहाँ रहती हैं? वो बोली, जहां अब कोई नहीं रहता। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया। हम जैसे जैसे मेहरौली की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते बदलते जा रहे थे। पहले मैं रोज यही रूट लेता था, पर आज सब कुछ अलग लग रहा था। हर मोड़ ऐसा लग रहा था जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। पेड़ों की टहनियां हवा में झूल रही थीं, जैसे कोई रास्ता रोकना चाहता हो। तभी उसने कहा, थोड़ा आगे एक पुराना रास्ता है, वहीं चलो। मैंने ब्रेक लगाया और बोला, वहां तो कब्रिस्तान है, उधर कोई नहीं जाता। वो मुस्कुराई, वहीं तो जाना है। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे रात खुद बोल उठी हो। मुझे लगा जैसे मेरे कानों में कोई फुसफुसा रहा है, जा, अब पीछे मत देख। मैंने ऑटो उस पुराने रास्ते पर मोड़ दिया। गली संकरी थी, दोनों ओर पुराने मकान, जिनकी दीवारों से पपड़ी झड़ रही थी। कहीं कहीं दीवारों पर
AUM नमः शिवाय लिखा था, पर वो शब्द भी जैसे मुरझा गए हों। अचानक ऑटो हिचकने लगा, जैसे कोई पीछे से पकड़ रहा हो। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। इंजन बंद हो गया। मैंने पलट कर देखा, वो औरत गायब थी। सीट खाली, दुपट्टा नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बाहर उतरा, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ हवा का तेज झोंका। मैं चिल्लाया, मैडम। कोई जवाब नहीं। फिर अचानक कानों में आवाज आई, यहां आओ। वो आवाज कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कदम बढ़ा दिए। गेट पुराना था, जंग लगा हुआ, धीरे धीरे खुला। छुर्रर। अंदर हवा और ठंडी थी। कब्रों के बीच से धुंध उठ रही थी और एक कोने में वही औरत खड़ी थी। वो झुकी हुई थी, जैसे किसी कब्र पर कुछ रख रही हो। मैंने डरते हुए पूछा, आप यहां क्या कर रही हैं? वो धीरे से बोली, मेरा घर यहीं है, मेरी मंजिल यही थी। मैं सुन्न पड़ गया। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं। वो पलटी और उसकी आंखें खाली थीं, सिर्फ सफेद। उसके चेहरे से खून की एक लकीर नीचे गिर रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। और तभी हवा का एक तेज झोंका चला। सारी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में बस उसकी वही ठंडी हंसी गूंज रही थी। मैं भागने लगा, ऑटो तक पहुंचा, इंजन चालू किया। गाड़ी जैसे जान ले चुकी थी कि खतरा है। एक ही झटके में स्टार्ट हो गई। मैं पीछे मुड़कर देख भी नहीं पाया, बस सीधा भागता गया। पीछे से हवा में वही आवाज गूंजी, फिर मिलेंगे, राजेश। घर पहुंचा तो बीवी ने दरवाजा खोला। चेहरा देखकर घबरा गई। क्या हुआ? चेहरा इतना पीला क्यों है? मैंने बस इतना कहा। रात बहुत ठंडी थी, पर वो ठंड अब मेरे शरीर में नहीं, मेरी रूह में उतर चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि वो कौन थी, कहां से आई और क्यों हर रात उसी जगह मुझे बुलाती थी। पर मैं जानता था ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली थी, अब कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा, अब कभी देर रात सवारी नहीं उठाऊंगा। पर डर की एक अजीब बात होती है, वो इंसान से जितना दूर भागता है उतना ही पीछे पीछे आता है। 3 दिन बीत गए। दिन में सब सामान्य लगता, पर रात होते ही कुछ अजीब सा महसूस होता। घर के बाहर अगरबत्ती की खुशबू आने लगती। कभी कभी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई मेरे घर के बाहर ठहर कर देख रहा हो। बीवी कहती, राजेश कुछ सोचो मत, बस नींद ले लो। पर नींद अब मुझसे कोसों दूर थी। तीसरी रात को अचानक ऑटो स्टैंड से कॉल आया। एक सवारी एयरपोर्ट तक अर्जेंटली जाना चाहती थी। किराया 3 गुना। पैसों की लालच में मैंने फोन उठा लिया। रात के करीब 10:30 बजे मैं ऑटो लेकर निकला। दिल कह रहा था मत जा, पर दिमाग बोला सिर्फ काम है, डरने की क्या बात। सड़कें फिर वहीं थीं, अंधेरे में डूबी, लाइटें बुझी हुई, हवा में वही ठंड। मैं एम्स के पास पहुंचा ही था कि देखा, सड़क किनारे वही साया खड़ा था। काले कपड़े, सिर पर दुपट्टा और चेहरा फिर आधा ढका हुआ। दिल की धड़कन जैसे रुक गई। मैंने आंखें मलकर देखा, हाँ वही थी। उसने हाथ उठाया, संकेत दिया, रोकिए, और मैं जैसे किसी जादू में बंधा हुआ था, ब्रेक दबा दिया। वो धीरे से पास आई और बिना कुछ बोले पीछे बैठ गई। बस इतना कहा, चलो मेहरौली। मैंने बिना कुछ पूछे गाड़ी बढ़ा दी। इस बार हवा और भी ठंडी थी, जैसे पूरे रास्ते बर्फ बिछी हो। करीब 10 मिनट तक कोई नहीं बोला। फिर अचानक उसने कहा, तुम डरे हुए लगते हो। मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया, नहीं, मैं तो बस थका हूं। वो हंसी, एक धीमी लंबी हंसी जो दिल के अंदर तक उतर गई। मैंने शीशे में झांका। वो अब भी आधा चेहरा ढके बैठी थी, पर इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा, और जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ काले गड्ढे थे। मेरी रीढ़ सुन्न हो गई। मैंने ऑटो की स्पीड बढ़ा दी, पर जैसे जैसे गाड़ी तेज हो रही थी, हवा की आवाज में किसी के रोने की आवाज मिल रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और पीछे देखा। सीट पर अब कोई नहीं था। मैंने ब्रेक मारा, ऑटो रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ दूर मंदिर की घंटियां। मैंने चारों ओर देखा, किसी का नामो निशान नहीं। सीट पर सिर्फ एक गीला दुपट्टा पड़ा था, जिससे अगरबत्ती की वही खुशबू आ रही थी। मैंने हाथ बढ़ाया उसे उठाने के लिए, तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे करीब आती हुई। मैं पलटा, कोई नहीं।
फिर आवाज आई, रुक क्यों गए? वो अब फिर पीछे बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, खून से सना हुआ, आंखें खाली और होंठों पर वही मुस्कान। उसने कहा, हर बार डर जाते हो राजेश, कभी रुककर मेरी बात सुनो। मैंने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं वो हूं जो अब भी रास्ते ढूंढ रही है। मुझे समझ नहीं आया वो क्या कह रही है। ऑटो खुद ब खुद चलने लगा। मेरे पैर एक्सीलरेटर पर नहीं थे, स्टीयरिंग खुद घूम रहा था। मैं चिल्लाया, रुक जा, पर गाड़ी रुक नहीं रही थी। सड़क खाली थी, सिर्फ पेड़ और अंधेरा। तभी उसने हाथ बढ़ाया और मेरे कंधे पर रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा अब मेरे बिल्कुल पास था। वो फुसफुसाई, तुम्हें याद है वो रात जब किसी ने मदद नहीं की थी? मैंने कहा, कौन सी रात? वो बोली, जब मैं मर रही थी, तुम वहीं से गुजरे थे। शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। मेरा दिमाग घूम गया। मुझे याद आया, करीब 2 साल पहले इसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट हुआ था। मैंने देखा था, पर डर के मारे नहीं रुका था। वो वही थी, वही औरत जिसे मैंने मरते हुए देखा था। अब उसकी आत्मा मेरे सामने थी। वो बोली, तुम रुके नहीं थे राजेश, इसलिए मैं अब तक रुकी हुई हूं। मैं कुछ बोल नहीं पाया, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। वो धीरे से मुस्कुराई, अब माफी से कुछ नहीं होगा। और उसी पल ऑटो का इंजन बंद हो गया। अंधेरा छा गया, कहीं से धुंध उठी और वो उसमें खो गई। मैं वहीं सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। लोग मुझे घेर कर देख रहे थे। किसी ने कहा, तुम रात में यहां कैसे आ गए? मैंने चारों ओर देखा। मेहरौली रोड और मेरे ऑटो की पिछली सीट पर फिर वही लाल दुपट्टा। उस दिन के बाद मुझे पता चल गया, कभी कभी कुछ सवारियां पैसे नहीं, बस अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती हैं, चाहे वो मंजिल जिंदा लोगों की ना हो। उस सुबह जब होश आया, मेरे ऑटो के आसपास भीड़ जमा थी। कोई कह रहा था, शायद एक्सीडेंट हुआ होगा। कोई कह रहा था, ये तो कल रात से यहीं पड़ा था। मैं कुछ नहीं बोला। सिर भारी था, बदन कांप रहा था और दिल में एक ही सवाल था, क्या वो सब सपना था या हकीकत? मैंने सीट के पीछे देखा। वही लाल दुपट्टा अब भी पड़ा था। गीला नहीं था, पर उसकी खुशबू अब भी वही थी, अगरबत्ती और मिट्टी की मिलीजुली गंध। मैंने उसे उठाया और ऑटो से बाहर फेंक दिया, पर जैसे ही हवा चली, वो दुपट्टा फिर आकर मेरे पैरों में उलझ गया। उस दिन काम करने का मन नहीं था। मैं घर लौट आया। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा, पर रात होते होते फिर वो बेचैनी बढ़ने लगी। दरवाजे के बाहर वही धीमी आहटें, कभी खिड़की के पास साया, कभी लगता कोई मेरा नाम पुकार रहा है। तीसरी रात को अचानक बिजली चली गई। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। मैंने दरवाजे की दरार से देखा, सड़क के उस पार कोई खड़ा था, काले कपड़े, वही दुपट्टा और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता साया। मैं पीछे हटा, पर तभी कमरे की बत्ती अपने आप जल गई और सामने वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस खालीपन था। वो बोली, तुम्हें अब याद है मैं कौन हूं? मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम वही हो जो जिस रात? वो बोली, हाँ, वही रात जब सड़क किनारे खून बह रहा था और तुमने बस ऑटो मोड़ लिया था। मैंने आंखें बंद कर ली। वो दृश्य फिर सामने आने लगा। बारिश में फिसलती कार, सड़क पर गिरती औरत, और मैं बस देखते हुए गुजर गया था। वो बोली, मैं उस रात मर गई थी राजेश, पर मेरी आत्मा यहां अटकी रही, क्योंकि जिसने आखिरी बार मुझे देखा उसने मदद नहीं की। अब मेरी मुक्ति तभी होगी जब तुम वही रास्ता पार करोगे जहां मैं गिरी थी। मुझे समझ नहीं आया वो क्या कह रही है, पर उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, वही रास्ता पार करो। अगली रात मैं ऑटो लेकर फिर निकला। मौसम भी वही था, घने बादल, ठंडी हवा और सड़क बिल्कुल सुनसान। करीब 1.5 घंटे बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां 2 साल पहले वो एक्सीडेंट हुआ था। वहीं सड़क किनारे टूटा हुआ बिजली का खंभा अब भी पड़ा था और सड़क के उस पार एक पुराना कब्रिस्तान। मैंने ऑटो रोका। बारिश अब तेज हो चुकी थी। मैंने देखा कब्रिस्तान का गेट खुला था, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। मैं अंदर चला गया। कब्रों के बीच कीचड़, हर पेड़ से टपकता पानी
और हर कब्र से आती ठंडी हवा। मैंने चारों ओर देखा। एक पुरानी कब्र के पास वही लाल दुपट्टा पड़ा था। मैंने कांपते हुए उठाया। वो एकदम सूखा था। तुम आ गए। मैंने पीछे देखा। वो वहीं थी, सफेद कपड़ों में, चेहरा अब साफ, शांत। वो बोली, यही मेरी कब्र है। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था उस रात। वो मुस्कुराई। मुझे पता है, हर इंसान डरता है, पर कुछ डर इंसान की आत्मा भी ले डूबते हैं। तुम अब मेरा बोझ हल्का कर सकते हो। उस पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ दबा है, उसे बाहर निकालो। मैंने मिट्टी हटाई। वहां एक टूटी हुई चूड़ी, एक पुराना मोबाइल और एक खून से सना दुपट्टा मिला। जैसे ही मैंने वो चीजें निकाली, हवा तेज चलने लगी, बिजली चमकी और वो औरत धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगी। वो बोली, अब मैं जा सकती हूं, और हवा में विलीन हो गई। पर जैसे ही वो गायब हुई, पीछे एक और साया खड़ा था, लंबा, काला और उसकी आंखें लाल। मैं पीछे हटा। वो साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। उसकी आवाज गूंजी, तुमने उसका काम पूरा कर दिया, अब मेरा काम शुरू होगा। मैं भागा। कब्रिस्तान का गेट बंद हो चुका था। मैंने पूरी ताकत से धक्का दिया और जैसे तैसे बाहर निकला। ऑटो तक पहुंचा और इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी चलते ही पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान का गेट अपने आप बंद हो गया। बारिश रुक चुकी थी, पर हवा अब भी सर्द थी। मैं जानता था, एक आत्मा तो मुक्त हो गई, पर अब कोई और पीछे लग गया है। उस रात के बाद कभी मैंने उस रास्ते पर नहीं गया, पर आज भी जब कोई नया ड्राइवर उस सड़क से गुजरता है, वो बताता है, कब्रिस्तान के गेट के पास एक आदमी खड़ा होता है, जो बस धीरे से कहता है, रुक क्यों गए? कब्रिस्तान की उस रात के बाद मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। दिन में सब सामान्य लगता, पर रात होते ही कुछ अजीब होने लगता था। पहले पहले लगा शायद ट्रॉमा है, एक हादसे की वजह से मन डर गया है। पर जब तीसरी रात को मैंने अपनी दीवार पर किसी के हाथों के निशान देखे, वो भी अंदर की तरफ, तब समझ आया, ये सिर्फ डर नहीं, कुछ और है। घर की दीवारों से जैसे फुसफुसाहट आने लगी थी, कभी किसी के रोने की आवाज, कभी हंसी की। बीवी कहती, तुम्हें वहम हो गया है। पर वो नहीं जानती थी कि अब वो औरत तो चली गई थी, पर उसके साथ कुछ पीछे रह गया था। मैंने ऑटो चलाना बंद कर दिया। हर रात खिड़कियां बंद कर देता, पर फिर भी सुबह खिड़की खुली मिलती थी। कभी किसी ने तकिए के नीचे पत्थर रख दिए, कभी घर के बाहर मिट्टी पर अजीब से निशान। हर सुबह जब उठता, दरवाजे पर वही लाल दुपट्टा पड़ा मिलता। मैंने उसे जलाने की कोशिश की, पर वो नहीं जला। बस धुएं में एक चेहरा बना, वही औरत का, जो अब मुझे नहीं देख रही थी, बल्कि मेरे पीछे किसी और को देख रही थी। उस दिन पहली बार एहसास हुआ, कब्रिस्तान में जो साया था, वो उसी शाप का रखवाला था। जिस आत्मा को मुक्ति मिलती है, वो एक नई आत्मा को खींच ले जाता है। अब मेरे घर में रोज कुछ ना कुछ होता। टीवी अपने आप ऑन हो जाता, घड़ी उलटी चलने लगती, कभी दरवाजे पर दस्तक होती और बाहर कोई नहीं। बीवी और बच्चा मायके चले गए। मैं अकेला रह गया, सिर्फ अपने डर के साथ। एक रात में तय कर लिया, मुझे वापस वहीं जाना होगा। वो कब्रिस्तान, वो सड़क, वो पेड़ जहां सब शुरू हुआ था। रात के 2 बजे मैं निकला। पूरा शहर सो रहा था, सिर्फ हवा चल रही थी, ठंडी, बर्फ जैसी। जैसे जैसे कब्रिस्तान करीब आता गया, मेरी सांसें तेज होती गईं। सड़क पर कोई नहीं था, पर पीछे से किसी के चलने की आवाज आती रही। मैंने शीशे में देखा, ऑटो की पिछली सीट पर कोई बैठा था। वही साया, वही लाल चमकती आंखें। मैंने गाड़ी रोकी, पीछे देखा तो सीट खाली थी, पर शीशे में अब भी वो बैठा था, सीधे मेरी आंखों में देखता हुआ। उसकी आवाज आई, हर डर की कीमत होती है राजेश, तूने उसके डर का अंत किया, अब अपने डर की बारी है। मैं चिल्लाया, तू कौन है? वो बोला, भय हूं मैं। जहां इंसान डरता है, मैं वहीं जन्म लेता हूं। अब तू मेरा हिस्सा है। ऑटो अपने आप चलने लगा, जैसे किसी ने कब्जा कर लिया हो। मैंने ब्रेक दबाया, पर कुछ असर नहीं। सामने वही पेड़, जिसके नीचे उस औरत की कब्र थी। ऑटो सीधा जाकर उसी पेड़ से टकराया। होश आया तो चारों तरफ धुंध थी। मैंने खुद को कब्रिस्तान के अंदर पाया। चारों ओर अंधेरा और हवा में वही अगरबत्ती की गंध। कब्रों पर दिए जल रहे थे, पर वो अपने आप बुझने लगे। हर कब्र से कोई साया निकल रहा था। सैकड़ों साए मेरे चारों तरफ घूम रहे थे। वो सब फुसफुसा रहे थे,
डर ही मृत्यु है, डर ही जन्म है, डर ही अनंत है। मैंने चीख कर कहा, मुझे छोड़ दो, पर तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो वही औरत थी, अब शांत पर गंभीर। वो बोली, राजेश, ये वही शाप है जिसने मुझे भी बांध रखा था। डर कभी मरता नहीं, वो बस शरीर बदलता है। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। एक ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई और सब कुछ काला हो गया। जब आंख खुली, मैं अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी, सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी, पर आईने में वो औरत खड़ी थी। वो मुस्कुराई, अब तू आजाद है राजेश, पर मेरा डर अब तेरा है। और फिर धुएं में गायब हो गई। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अब भी जी रहा हूं, पर अब कभी रात को सोता नहीं, क्योंकि जब भी आंख बंद करता हूं, वो साया खड़ा होता है, कहता है, डर कभी जब आंख खुली तो सब कुछ सफेद था। दीवारें, चादरें, बिस्तर और यहां तक कि रोशनी भी। पहले तो लगा मैं किसी सपने में हूं, फिर किसी की आवाज आई, राजेश, होश में हैं आप? मैंने सिर घुमाया। सफेद कोट में एक डॉक्टर खड़ा था, पीछे 2 नर्सें और कमरे के कोने में मेरा ऑटो यूनिफॉर्म रखा था, फटा हुआ, मिट्टी से सना। मैंने बोलने की कोशिश की, पर गला सूख गया था। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आपको 3 दिन बाद होश आया है। 3 दिन? मतलब मैं 3 दिन तक बेहोश था, पर कैसे बच गया मैं तो पेड़ से टकरा गया था। मैंने पूछा, मेरा ऑटो? डॉक्टर ने कहा, आप अकेले मिले थे, वो भी सड़क किनारे, बेहोश, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कब्रिस्तान, वो साया, वो औरत, क्या वो सब सपना था? मैंने डॉक्टर से कहा, वहां कब्रिस्तान था, मैं वहां गया था। डॉक्टर हंस पड़ा, कौन सा कब्रिस्तान? वहां तो अब खाली जमीन है, पिछले 20 साल से। उसकी बात सुनकर मेरा सिर घूम गया। मैंने कहा, नहीं, मैंने देखा था, वहां कब्रें थीं। डॉक्टर ने नर्स को देखा और धीरे से बोला, शायद ट्रॉमा अब भी है। रात को नर्स आई दवा देने। उसने पूछा, आप ही हैं राजेश, वो ऑटो ड्राइवर? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बोली, आप बहुत किस्मत वाले हैं। आपसे पहले एक और आदमी उस सड़क पर मिला था, ठीक उसी जगह जहां आप गिरे। वो भी बेहोश था, पर जिंदा नहीं। मैंने पूछा, कौन था वो? नर्स ने कहा, हमें उसका नाम नहीं पता, पर उसके कपड़ों पर मिट्टी और अगरबत्ती की गंध थी। मैं समझ गया, वो वही साया था जो उस औरत के साथ गया था और अब मेरी जगह ले चुका था। उस रात नींद नहीं आई। अस्पताल की बत्तियां मंद थीं और हवा में वही गंध तैर रही थी, अगरबत्ती और सड़ी मिट्टी की। मैंने खिड़की की ओर देखा, वहां कोई खड़ा था, सफेद कपड़े, लाल दुपट्टा। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। वो औरत खिड़की के पास खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, अब डर मत राजेश, तेरी आत्मा अब सुरक्षित है। वो धुएं की तरह गायब हो गई, पर खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, धन्यवाद। अगली सुबह डॉक्टर आया। उसने कहा, अब आप पूरी तरह ठीक हैं, कल छुट्टी दे देंगे। मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, पर आंखों में कुछ बदल गया था, जैसे किसी और की परछाई झलक रही हो। नर्स आई और बोली, ये डिस्चार्ज पेपर्स हैं। मैंने साइन किया, पर स्याही कागज पर नहीं लगी। मैंने पेन नीचे देखा, वो जमीन पर नहीं गिरा, हवा में ठहर गया। मैंने ऊपर देखा, नर्स मुझे नहीं देख रही थी। वो एकदम पास से गुजरी, पर जैसे मैं वहां था ही नहीं। मैंने चिल्लाकर कहा, अरे मैं यहां हूं, पर किसी ने सुना नहीं। धीरे धीरे एहसास हुआ, मैं अस्पताल में नहीं, कहीं और हूं। वो सफेद दीवारें अब राख में बदल रही थीं, लाइट्स बुझ चुकी थीं और दरवाजे के बाहर लिखा था, मॉर्चरी। मैंने नीचे देखा, मेरी ही लाश पड़ी थी। वो साया, वो काला चेहरा अब मेरे सिरहाने खड़ा था। वो बोला, कहां था ना राजेश, डर कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। अब मैं यहां हर रात किसी को देखता हूं जो डर के मारे जागता है, जो रात में रास्ता भटकता है, जो सोचता है कि सब सपना है। मैं उन्हें बस इतना कहता हूं, मत डरना, क्योंकि डर ही अब मेरा घर है। मैंने अपनी लाश को देखा, वो ठंडी थी, बिल्कुल बेजान, पर मेरे भीतर अब भी सांसें चल रही थीं, कहीं किसी और दुनिया में। मॉर्चरी के कोने में वही साया खड़ा था जिसे मैंने कब्रिस्तान में देखा था। वो बोला,
अब समझ आया राजेश, तू कभी वहां से लौटा ही नहीं। मेरे मुंह से बस इतना निकला, मतलब मैं मर चुका हूं। वो हंसा। मरना सिर्फ एक शब्द है। कभी कभी आत्मा शरीर छोड़ देती है, पर डर वहीं रह जाता है। मैंने पीछे देखा। सफेद दीवारें राख बन चुकी थीं। चारों ओर सिर्फ अंधेरा। वो अंधेरा जो सांस ले रहा था। हर सांस में मुझे अपने पापों की गंध आती थी। वो रातें जब मैंने सवारी को धोखा दिया, वो दिन जब मैंने गरीबों से पैसे ऐंठे, वो वक्त जब मैंने दूसरों की तकलीफों पर हंसी उड़ाई। वो साया बोला, डर इसलिए नहीं आया था कि तू बुरा था, बल्कि इसलिए कि तू बदल सकता था। मैंने पूछा, और वो औरत? वो बोला, वो तेरी सजा नहीं थी, तेरी राह थी। मुझे याद आया उस औरत की आंखें, उसका धन्यवाद, उसका गायब हो जाना। वो शायद कोई आत्मा थी जो शांति ढूंढ रही थी, और मैंने अनजाने में उसकी मदद की थी। शायद इसलिए मुझे आखिरी मौका मिला सच को पहचानने का। वो साया धीरे धीरे मेरी ओर आया, बोला, हर आत्मा को रास्ता मिलता है, पर हर कोई उसे देख नहीं पाता। तू भी जा सकता है अगर अपने डर को छोड़ सके। मैंने आंखें बंद की। मुझे वो सारी रातें याद आईं जब मैं गुस्से में सवारियों पर चिल्लाया, जब मैं पैसों के लिए झगड़ा किया, जब मैंने दूसरों की चीखों को अनसुना किया। हर याद आग बन गई और उस आग में मेरा डर जलने लगा। मैंने चीख कर कहा, मुझे माफ कर दो। मेरी आवाज गूंजने लगी, कभी अस्पताल की दीवारों से, कभी सड़क की गहराई से, कभी उस कब्रिस्तान की मिट्टी से। और तभी वो साया मुस्कुराया। वो बोला, अब तू तैयार है। उसने हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे चारों ओर रोशनी फैल गई। मुझे दिखा वो औरत वहीं खड़ी थी, लाल दुपट्टे में, मुस्कुराते हुए। उसने कहा, अब तू डर में नहीं, सुकून में रहेगा। मैंने देखा मेरी लाश अब गायब थी। वो जगह फिर से सड़क बन चुकी थी जहां सुबह की पहली किरणें पड़ रही थीं। सड़क पर एक नया ऑटो खड़ा था और उसमें एक नया ड्राइवर बैठा। ठीक वैसे ही रास्ते की ओर निकल पड़ा जहां मैं गया था। मैंने आसमान की ओर देखा और महसूस किया, अब मैं डर नहीं, बस एक कहानी हूं जो किसी और को चेतावनी दे रही है। कब्रिस्तान, साया और वो औरत, सब अब बस यादें थीं जो किसी रात फिर लौटेंगी, किसी और राजेश के लिए। कभी किसी सुनसान सड़क पर अगर तुम्हें कोई ऑटो दिखे जो बिना ड्राइवर के खुद चल रहा हो, तो उसे रोकना मत, क्योंकि शायद वो मैं हूं जो अब भी अपनी मंजिल ढूंढ रहा हूं। सुबह की पहली किरण कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी। सदियों से उस सड़क पर हर रात डर था, लेकिन उस दिन पहली बार लगा मानो सूरज ने उस डर को भस्म कर दिया हो। लोग कहते हैं आत्मा को शांति तभी मिलती है जब वो अपनी अधूरी कहानी पूरी कर ले। शायद मेरी भी वही कहानी थी, अधूरी। मुझे याद है जब मैं जिंदा था, हर सुबह बस काम का डर होता था, हर रात बस कमाई का हिसाब। जिंदगी बस चलती रहती थी, बिना किसी मकसद के, बिना किसी सुकून के। लेकिन उस आखिरी रात ने मुझे सिखाया कि डर, मौत और आत्मा तीनों एक ही चीज के अलग रूप हैं। डर सिखाता है, मौत बदलती है, और आत्मा बस आगे बढ़ जाती है। मैं अब वो राजेश नहीं रहा जो रात के अंधेरे में ऑटो चलाया करता था। अब मैं बस एक हवा हूं जो उसी सड़क से गुजरती है जहां किसी दिन मेरी कहानी खत्म हुई थी। कभी कभी जब कोई ड्राइवर वहां से गुजरता है तो उसे अचानक हल्की सी ठंडी हवा छू जाती है और वो डर कर शीशे में झांकता है। पर वो हवा डर नहीं है, वो बस मैं हूं, उसे सावधान करने आया हूं। कभी किसी सुनसान मोड़ पर अगर तुम्हें कोई औरत दिखे, लाल दुपट्टे में, बिना चेहरे के भाव के, तो भागना मत। शायद वो भी किसी का इंतजार कर रही है जो उसे शांति दे सके। कहते हैं हर आत्मा की कोई ड्यूटी होती है। मुझे अब समझ आया मेरी क्या थी। मैं अब उस सड़क की रखवाली करता हूं जहां ना कोई मर जाए, ना कोई डर में खो जाए। कभी किसी ऑटो का टायर अगर पंचर हो जाए तो मैं हवा बनकर उसकी मदद कर देता हूं। कभी किसी बच्चे का डर अगर बढ़ जाए तो मैं उसकी आंखों में मुस्कान बनकर उतर जाता हूं। उस रात मैं मरा नहीं था, मैं बस डर से आजाद हुआ था। और जब कोई डर से आजाद होता है, वो मरता नहीं, वो अमर हो जाता है। आज भी जब सूरज उस सड़क पर उगता है तो उसकी किरणें सबसे पहले उस कब्रिस्तान को छूती हैं जहां मैंने आखिरी बार उस औरत को देखा था। वो जगह अब डरावनी नहीं लगती, बल्कि शांति से भरी है। कभी कभी रात के 2 बजे जब हवा ठंडी हो और सड़क खाली,
तो कोई ड्राइवर सुन लेता है किसी की आवाज कहते हुए, धीरे चला भाई, रास्ता लंबा है। वो आवाज मेरी होती है। मेरा नाम अब कोई नहीं जानता, बस इतना याद है, कभी एक ऑटो ड्राइवर था जो अपनी रूह से भी बहादुर था। उसने एक सवारी को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे शांति तक पहुंचाया, और बदले में खुद को भी सुकून मिल गया। रातें डरावनी होती हैं, पर हर रात के बाद एक सुबह आती है। बस उस सुबह का इंतजार करना सीख लो। अगर तुम्हें कभी कोई अकेला ऑटो दिखे जो सड़क पर बिना आवाज के चलता जा रहा हो, तो घबराना मत। वो डर नहीं, वो बस राजेश है, जो अब भी किसी आत्मा को रास्ता दिखा रहा है।